ये क्लियर है सबको? सर जो हमने लिखा है ये हमने वो स्टीफेंस लॉ वाले से लिखा ना, मतलब तो हाँ, किससे किससे? ने वो स्टीफन लॉ से। हाँ हाँ, ब्लैक बॉडी तो स्टीव, मैं कंडक्शन हाँ वाला सोच रहा था तो उसमें के डेल्टा वाला, बट ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिया है इसमें। नहीं नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, ये वायर है तो इसको जो हीट एनर्जी मिल रही है, मतलब ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है तो यहाँ इतना हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही होगी ना, I² R1 इस स्मॉल एलिमेंट में। हाँ सर, ये समझ बात गया। समझ, तो वो हाँ हीट कहाँ जा रही है, वो रेडिएशन के थ्रू बाहर जा रही है ना। हाँ हाँ। ठीक है। सर मेरे को पूछना था कि मतलब हम लोग को कैसे मालूम कि जो हीट उसको मिल रही है मतलब इलेक्ट्रिक करंट से, वो सारी की सारी हीट रेडिएशन के थ्रू बाहर जा रही है, समझ में नहीं। हाँ तो और कैसे अरेस्टेड, वैसे तो जा रही है। मतलब कोई भी हीट अब्सॉर्ब क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहा यूं? तो हाँ यही ये जो पूछना बात, था। ये जो बात पूछ रहा है, वैसे भी अपने को स्टडी स्टेट पे बताना है। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ये वो एब्जॉर्प्शन वाला तो शुरुआत में होता है, हो गया, और उसके बाद तो वो कांस्टेंट वोल्टेज आपने लगा दिया ना, कांस्टेंट हाँ वोल्टेज पे लगा हुआ, इसका मतलब काफी टाइम बाद की बात कर रहा है वो तो। हाँ, तो अभी बात मतलब समझ में? हाँ समझा, तो मतलब इस उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हाँ होगा तो जो हीट मिल रही है वो हाँ सब रेडिएट हाँ, कर देगा। तो हाँ ठीक है। उस रेडियस के करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर वहां मिल रहा होगा, या इसका मतलब सब जगह टेम्परेचर सेम नहीं है। फिर क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेस विद द टाइम। तो वो भी देख लेते हैं। तो कोई भी देखो क्या का ओवर स्मॉल सेक्शंस, यानी इसका रेजिस्टेंस जैसे R1 ये है, तो R1 क्या है, रो डेल्टा एक्स बाई पाई R1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो R1 तो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसका इंक्रीज कर रहा है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हर एक स्मॉल सेक्शन की बात करेंगे, यानी हर एक का डेल्टा एक्स देखेंगे हम लोग, तो इसका मतलब R1 तो डिक्रीज कर, R1 डिक्रीज कर रहा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो ये बी गलत हो गया। सी पे चलते हैं। द फिलामेंट emits more light at higher band of frequencies before it breaks up। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ, यहाँ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की ये बात कर रहा है, तो टी लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि टी, क्योंकि लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि लैम्बडा इक्वल, सॉरी न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्बडा, है ना। तो हमारे पास ये आ गया सी बाई न्यू इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू आ रहा है, तो फिलामेंट एमिट्स मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर इट ब्रेक्स अप। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या देखो यहाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है इसका ज्यादा हीट अप हुआ है वो, तो फिलामेंट एमिट्स मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर इट ब्रेक्स अप। तो ये भी सही है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट अप होगा वो, तो ज्यादा क्या करेगा, लाइट एक तरह से एमिट करेगा। ये बात समझ में आई? नहीं तो अभी हाँ हाँ सर, समझ गया समझ गया। समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट है, द फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बल्ब। तो फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये भी सही है। अब आप कहेंगे सर कैसे, उसका रीजन ये है कि अभी जैसे हमने देखा किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए, है ना, तो ये रेजिस्टेंस होगा तो R1 डिक्रीज करता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे सारे एलिमेंट का आप लोगे तो सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये कह रहा है कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है यहाँ, इसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आप, तो V²/R, ये पावर हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, तो पावर भी क्या मिलेगी आपको, कम मिलती जाएगी ना, क्योंकि V तो कांस्टेंट ही है, तो ये भी सही है। So filament consumes less electrical power towards the end of the life of the bulb।
क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया पूरे फिलामेंट का। ठीक है, आगे बात सुनो। सर करंट भी तो सेम ही है ना? हाँ, करंट तो सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, नहीं हाँ ठीक है, समझ गया। तो ये आंसर यानी सी और डी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10th ना, 10th का सी। सर 10 समझ गया सर, सी वाला। समझ में आ गया? हाँ। और कौन सा है इसमें? बस इतना ही था पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 का 1 और 6 पता नहीं। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, लिख लिए। Assuming the sun to be a spherical body, of radius r at temperature T Kelvin, evaluate the total radiant power, तो 4 पाई r स्क्वायर है ना, और स्फेरिकल बॉडी है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसने ये नहीं बोला कि ये इसको वैसे भी हम ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं सन को। ई की वैल्यू 1 हो गया, सिग्मा T2 पावर 4 ये पावर है। टोटल रेडिएंट पावर मिल गया, इंसिडेंट। evaluate the total radiant power incident on earth at a distance r from the sun। तो ये मतलब हुआ यहाँ, ये अर्थ है। तो यहाँ पहले इसकी इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इस r डिस्टेंस पर यहाँ इंटेंसिटी क्या है? यहाँ इंटेंसिटी यानी सोलर कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो I इक्वल टू S इक्वल टू P बाई 4 पाई r स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है। तो यहाँ पावर कितने, देखो यहाँ दरअसल एनर्जी हम लोग ऐसे मानते हैं, हरी बात सुन में, यानी क्योंकि सारी जो लाइंस आ रही हैं वो सब पैरेलल आ रही हैं। इसका मतलब इसका इफेक्टिव एरिया तो क्या मिलेगा? तो इफेक्टिव एरिया यानी जो पाई आर नॉट का होल स्क्वायर, तो P बाई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर नॉट का होल स्क्वायर, और P की वैल्यू अपने को दे रखी है, दिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा T2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर नॉट का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो ये आंसर आना चाहिए। क्या दिया? ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। तो P डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास में पाई आर नॉट का होल स्क्वायर आर स्क्वायर सिग्मा T2 पावर 4 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना था। सर वो इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया आपने? इसका इंटेंसिटी का आपने सन की तरफ लिया है ना? नहीं ये तो अर्थ है ना। अच्छा, और इस सन हाँ ठीक है, एमिट कर रहा है वो तो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में आइडियल गैस undergoes a quasi-static reversible process in which its smaller heat capacity remains constant. If during this process the relation of pressure and volume दिया हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया था C इक्वल टू CV प्लस R बाई माइनस X प्लस 1, याद आ रहा है? यहाँ CV प्लस R बाई माइनस N प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोसेस इक्वेशन PV रेज टू N इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। आगे बात सुनना, सॉल्व कर लो। तो क्या कह रहा है? Yes, CP, CV molar heat capacity, constant pressure,
कांस्टेंट वॉल्यूम तो n की वैल्यू बताना है। तो बता देंगे क्या करेंगे यहाँ। हाँ। हमें Cp माइनस Cv इक्वल टू R भी दिया है, कर लोगे आप? R की जगह Cp माइनस Cv रख लो तो आ जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, और भी है इसमें? अच्छा इतना ही था तो ठीक है। और कैटेजन थर्मो का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डिस्कस हो गया था ना? हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी क्या कर रहे थे फिर हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने आपको भेजा था क्या इसका हाँ सर। लेक्चर नोट्स भेजे हैं ना मैंने आप लोगों को ना? हाँ सर। तो हम बात कर चुके थे फोर्स के बारे में, हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना? तो एक एसएच वाला क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, तो क्या वैसे वो एग्जाम्पल 16 है मेरे ख्याल से, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 17 आप लोग करिएगा, मैं 18 बता देता हूँ। किया कि नहीं किया आपने? 18 किया था कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलो 18 बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल 18, इसमें क्या हो रहा है? टू आइडेंटिकल चार्जेस पेयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये एयर या वैक्यूम है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है? यहाँ mg लग रहा है। और दोनों पे जो चार्ज है, ईच दो आइडेंटिकल चार्जेस पेयर है, इसका मतलब इस पे q चार्ज है, इस पे भी q चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये फोर्स F होगा, इधर क्या होगा? T होगा। ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? यहाँ T cos थीटा होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? T sin थीटा होगा। तो हमारे पास में T sin थीटा इक्वल टू F है, और T cos थीटा इक्वल टू mg है, और F मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि 2x मान लेता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा अपने को, है ना, थीटा में। अब आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, है ना, द एंगल रिमेन्स द सेम। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, ये बताना है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर भी दिया हुआ है अपने को। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विड में आपने जब रखा तो ये कह रहा है कि एंगल वही बना हुआ है, तो ऐसा क्यों हो गया? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि सेम डिस्टेंस, क्योंकि अगर एंगल वही बना रहने का मतलब है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2x ही है। लेकिन जब किसी मीडियम के अंदर रखते हैं तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स जो है हर इंडिविजुअल पार्टिकल पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, k टाइम्स k फैक्टर से कम हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका तो जबकि डिस्टेंस कम होना चाहिए था इनकी, तो ये गड़बड़ कहाँ हो गया इसमें? कौन बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जो मीडियम है उसका वैल्यू बनी है। बोलिए बेटा, वही तो निकालना है, के की एप्सिलॉन आर ही तो निकालना है, इसमें एप्सिलॉन आर निकालना है, तो 1 कैसे हो जाएगा? सर mg भी कम हो गया है। हाँ, वो 0.4 की वजह से, किसकी वजह से? मीडियम की वजह से वो 0.4 से था ना। मीडियम की वजह से तो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
इन मीडियम। वो क्या कर रहा है, मतलब वो तो कम हो रहा है लेकिन वो एंगल चेंज नहीं होने दे रहा है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वही समझ लेते हैं। उसको बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा ना, और फोर्स तो यहाँ क्या हो गया, F/K हो गया ना तो, और ये एंगल थीटा ही है, एंगल भी थीटा है तो, लेकिन टेंशन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, T डैश हो जाएगा। तो T डैश कॉस थीटा, T डैश साइन थीटा, और डाउनवर्ड क्या हो गया यहाँ mg। तो यहाँ आ गया हमारे पास में T डैश साइन थीटा इक्वल टू हो गया F/K, और T डैश कॉस थीटा प्लस बी इक्वल टू हो गया mg, या T डैश कॉस थीटा इक्वल टू आ गया mg माइनस बी। यहाँ पे डिवाइड कर लो तो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो वहां से भी टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, F/K mg माइनस बी। अब यहाँ m क्या है, m है सिग्मा इंटू बी, ठीक है, और b क्या है, रो इंटू वी इंटू जी। डिवाइड कर लो वहां से, एक की क्वेश्चन वहां दिया हुआ है, एक दूसरी क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी कह दे पॉइंट फोर से हो गए, क्योंकि जो जिस लिक्विड के अंदर है उसकी डेंसिटी रॉ है, और इसका जो हमने जो बॉल या जो भी चार्ज बॉडीज लिया उसका वॉल्यूम v है, तो रो v इंटू जी ये पॉइंट फोर्स होता है। रख दो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। भाई समझ में आया? हाँ हाँ सर। निकलो तो उसको। उधर जब आप डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आपको मिलेगा दरअसल F/mg। इक्वल कर दो इन दोनों को, तो जब इक्वल करोगे है ना, तो ये इक्वल टू क्या है, F/mg। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, mg/mg माइनस बी, यानी अल्टीमेटली आ गया सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो। यही आंसर है, इनकी वैल्यू दे रखा है, तो मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा, क्योंकि एक का 0.8 है, एक का 1.6 है। तो इस तरह से करेंगे, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब है तभी यहाँ लिया होगा इन्होंने, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी यहाँ फाइंड करने जा रहा हूँ वो दरअसल अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ना, फोर्सेस, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होता है, उसी से वो डेराइव हुआ है। तो उसी से डेराइव हुआ तो फिर इसको मतलब जब मालूम ही हमारे पास फोर्स है तो फिर लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसको इंट्रोड्यूस करने का एक ही रीजन है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कुछ क्या होगी, स्टैंडर्ड बॉडीज होगी जिन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मिला
तो हर जो भी डिस्टेंस के लिए बात करेंगे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को उस फील्ड में लेकर आएंगे तो फोर्स निकालना आसान हो गया, यानी बार बार अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी की जब हम बात करेंगे तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो फिक्स मिलेगा। तो बार बार करने की जरूरत है क्या, बस वहां जो भी चार्ज होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हमारा फोर्स आ जाएगा। इसलिए इन्होंने इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया और कोई रीजन नहीं था। लिख लिया है? हाँ सर। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब उस फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, ये मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है। तो जो भी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है वो अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक। और उस चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में जब दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल वहां रखा उसके चारों ओर जो फील्ड जनरेट कर रहा है वो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक। तो मान लो जैसे, अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है। तो मान लो जैसे कि ये कोई रीजन है और यहाँ एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है, केवल 2 चार्ज पार्टिकल है यहाँ और कोई चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर नहीं है। तो इस पर मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है और इस पर मान लेते हैं कि क्यू नॉट चार्ज है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि आर है। मैं कैपिटल क्यू की वजह से क्यू नॉट पर फोर्स चाहिए मुझे, तो किधर मिलेगा अपने को, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, कितना होगा, एफ वेक्टर होगा। और यही आर कैप की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, या आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, आर कैप की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो अभी इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है, अभी इन दोनों के बीच में क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, या क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर होगा, है ना। तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ क्यू नॉट है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू, तो ये होता है दरअसल वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ई वेक्टर और वो होगा एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, मतलब फोर्स experienced by the charge q naught divided by charge q naught, ठीक है ना। तो वो जो चार्ज पार्टिकल वहां जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइड बाय उसका खुद का चार्ज, तो इसका मतलब वहां जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो ये होगी, ये लिख लो।
हाँ सर। ठीक। अब चाहे एक चीज और है, अगर मान लो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है और वहां अगर मान लो Q नॉट चार्ज रखा, तो इसका मतलब हुआ कि इसको फोर्स क्या लग रहा होगा, तो फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो Q नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात अब यहाँ ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर लग रहा है तो इसको फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मान लो नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इसको फोर्स किधर लगेगा, इसको फोर्स इधर लगेगा। तो ऐसा क्यों? ऐसे समझो आप, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगर इसके इन्फ्लुएंस में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो इसको फोर्स इधर ही तो लगेगा, है कि नहीं। अब अगर मान लो कोई यही सेम यही की बात करता हूं मैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, और लेकिन यहाँ इसके यहाँ अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाऊंगा तो इसको फोर्स इधर ही तो लगेगा। और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इधर ही है, यहाँ भी इधर ही था। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव है तो उसका अपोजिट लगेगा। ठीक है। अब एक चीज और है, हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में क्या है, ये Q, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना, ये फोर्स है इनटू R कैप डिवाइडेड बाई Q नॉट करेंगे, यानी उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। ये बात समझ में आ गई सबको, क्योंकि ये क्या है, F वेक्टर बाई Q नॉट है ना। अच्छा, यहाँ जो Q रखेंगे ये विथ साइन रखेंगे, तो वेक्टर में जब भी बात करेंगे तो Q को विथ साइन लेना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव है तो उसकी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, पॉजिटिव है तो उससे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जैसे अभी नेगेटिव चार्ज भी लेता हूँ, जैसे यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, वैसे नेगेटिव चार्ज का भी दिखाता हूँ आपको, लिख लो इसको। हाँ सर। लिख लिया ना। अब जैसे ऐसा होता कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और यहाँ हमने पॉजिटिव Q नॉट चार्ज रखा, तो इस पर फोर्स किधर होगा, Q नॉट पे, इधर ही तो होगा ना, है ना, फोर्स उस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स की एक डायरेक्शन वो है, लेकिन ये तो Q नॉट ही है, यहाँ क्या लेंगे हम लोग, F नॉट बाई Q नॉट ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ ना, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस R डिस्टेंस पे जाएंगे तो उसकी तरफ ही होगी, ये मतलब है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है
उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उससे दूर होगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट जो क्वेश्चन करने में काम आते हैं, और ये चीज मिस करता रहता है बच्चा, फिर परेशान होता रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी वैलिड है यहाँ, है ना? तो जैसे इस पॉइंट पर अपने को मान लो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, और कई सारे चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ रखे हैं। ये मान लेते हैं जैसे Q1 है, यहाँ Q2 है, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, मान लो एक यहाँ है Q3, ये R3 वेक्टर है। तो इसकी वजह से फोर्स इधर होगा F1 वेक्टर, मतलब सॉरी E1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स का कोई चार्ज तो ही नहीं हुआ। इसकी वजह से इधर की तरफ होगा E2 वेक्टर, इसकी वजह से इधर होगा E3 वेक्टर। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इस पॉइंट पर E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो उस पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको ऐसे लिखना है वेक्टर सम में, क्योंकि आप ऐसे चले जाओ, मान लो अगर वहाँ Q0 होता तो उसको फोर्स निकालते, तो नेट फोर्स डिवाइड बाय Q0 करते तो अल्टीमेटली ये आ जाता ना। तो ये भी लिख लो। हाँ सर। लिख लिया सर। अब जैसे एग्जांपल 20 है यहाँ, electrostatic force experienced by -3 microcoulomb charge placed at point P due to system S of fixed point charges, यानी fixed point charges का एक सिस्टम दिया हुआ है इसने, है ना? इसमें Q1, Q2, Q3 ऐसा दिया है, ये S है, हर एक पॉइंट P यहाँ दिया हुआ है। तो इसको जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल को, वो दिया हुआ है इसने, यानी F वेक्टर अपने को दिया हुआ है 21 I कैप प्लस 9 J कैप न्यूटन। चार्ज पार्टिकल अपने को दिया हुआ है Q0 -3 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताओ, तो सिंपल कॉन्सेप्ट F वेक्टर बाई Q0। F वेक्टर कितना, तो 21 I कैप प्लस 9 J कैप, इसको एज इट इज रख देंगे, तो -3 माइक्रो। बस में अच्छा वो माइक्रो था इधर, ये भी क्या है, माइक्रो न्यूटन है। तो अल्टीमेटली कितना आ गया हमारे पास, तो E वेक्टर इक्वल टू आ गया -7 I कैप प्लस 3 J कैप न्यूटन पर कूलम। ये इसकी ऐसा ही यूनिट है, न्यूटन पर कूलम, और इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी लेते हैं, बताएंगे आगे कैसे है, पर अभी तो न्यूटन पर कूलम के हिसाब से चलना है। क्लियर है भाई? अब यहाँ देखो, इसने कहा इफ नाउ 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एंड -3 माइक्रो कूलम इज रिमूव्ड एट पॉइंट P, then force experienced by
तो हमारे पास ई फिक्स है ना इस पॉइंट पर, तो ई जब फिक्स है हमारे पास में तो फोर्स क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट में, सीधा मल्टीप्लाई कर दो क्यू ई वेक्टर, ये फोर्स आ गया कितना भाई, तो 2 माइक्रो है ना, तो यह माइनस हो जाएगा, ये 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो कितना हो गया माइनस 14 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइक्रो न्यूटन, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे करना था भाई, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो लिख लीजिए इसको। अब जैसे इसने स्टैंडर्ड रिजल्ट दिए हुए हैं सारे, ये टेबल बना के दिया हुआ है, तो करते हैं, बात करते हैं। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया ना, हाँ चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो करेगा आप 21, तो ये आपके लिए एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं, अच्छा ये तो हुआ, हमने पता चल गया कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है अपने को मिल गया, उसका फॉर्मूला मिल गया है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point charge at a distance r, तो कितना आ गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल टू e वेक्टर r कैप है ना, या q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r वेक्टर। ठीक, अब कंटिन्यूस के लिए अगर मान लो जैसे कि एक वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां अपने को क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन हमने लिया था रॉड और एक पार्टिकल के बीच में फोर्स निकाला था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था रॉड का, फिर हमने वहां फोर्स निकाल लिया था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगा के हमने सोल्व कर लिया था। तो चलो करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो ये हमारे पास में ये वायर है और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और यहां से इससे परपेंडिकुलर एक पॉइंट है यहाँ P, जिसके यहां से जो डिस्टेंस है ये R है, ये जो लेंथ है यहाँ L1 है और ये जो लेंथ है ये L2 है, और इस पूरी रॉड पे यानी ये मान लेते हैं AB रॉड है, इस AB रॉड का फिर जो टोटल चार्ज है वो Q है। पहले इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ L1 प्लस L2 लेंथ पर चार्ज कितना है Q है, तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा Q बाई L1 प्लस L2, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, या चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट
लेंथ। कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये लिख लो पहले। तो इस वायर की वजह से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। तो क्या करेंगे देखो यहाँ, तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो यहां से इसको ओरिजिन मानेंगे और यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो इस dx एलिमेंट जो मैंने यहाँ लिया है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dx ना, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारे पास। तो इसकी वजह से, यानी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर होगा ना, इस डायरेक्शन में, कितना होगा, DE होगा, है कि नहीं? हाँ सर। और ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल है, मैंने मान लिया, और ये भी थीटा है। अब यहाँ क्या है कि हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में। जब अलग अलग डायरेक्शन में अगर होता है तब उसको इंडिकेट डायरेक्ट थोड़ी कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन उसी को कर सकते हो जो सब के सब जो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है। क्योंकि यहाँ देखो, अगर आप इधर जाओगे तो ये इधर बता रहा है, वैसे थोड़ी इंडिकेट करते हैं। तो डी को क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, तो डी का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं लिखूंगा DE वेक्टर, वो लिखूंगा DE cos थीटा i कैप माइनस DE sin थीटा j कैप। और DE की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, ये r ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी DE हो जाएगा DQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लिख लो इसको। और cos थीटा sin थीटा भी लिख के दिखाता हूँ x और r के टर्म में। तो यहाँ x वेरिएबल है, r कांस्टेंट है। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट।
लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। तो पहले मैं अलोंग द एक्स एक्सिस वाले को इंडिकेट कर लेता हूँ। तुम्हारे क्या था भाई? डी ई कॉस थीटा, तो यानी ई एक्स इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, इसको इंडिकेट करेंगे तो ई एक्स इक्वल टू डी ई, तो ये हो गया डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आर, तो क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ कर देता हूँ मैं। और इसको इंडिकेट करेंगे -L2 टू L1, क्योंकि ये हमने रेफरेंस लिया हुआ है यहाँ। तो -L2 टू L1, क्योंकि डिफरेंस L1 प्लस L2 आना चाहिए। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इसमें, मैथ्स में भी है ना, कि लिमिट का डिफरेंस जिस यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं ना वो लेंथ के इक्वल दिखना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो लैम्बडा तो कांस्टेंट है r, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है। अंदर क्या ही हो गया dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2 -L2 टू L1, ये आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं, यानी x को मैं r tan अल्फा ले लेता हूँ, तो हमारे पास रहेगा dx बाई डी अल्फा इक्वल टू r सेक स्क्वायर अल्फा, लिमिट बाद में लगा देंगे। तो ex इक्वल टू आ गया लैम्बडा r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हो जाएगा डी अल्फा आर सेक स्क्वायर अल्फा बाई, नीचे मिलेगा अपने को आर क्यूब और सेक क्यूब अल्फा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा नीचे ऊपर आर तो कितना हो गया देखो, लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू कॉस अल्फा डी अल्फा। तो हमारे पास में ई एक्स आ गया लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका इंटीग्रेशन साइन अल्फा। अभी अल्फा को चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिमिट -L2 टू L1। लिख लो इसको, ऐसे करना। सर वो -L2 लिया नहीं समझा। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? सर वो जो -L2 लिया ना लिमिट, वो यहाँ से देखो आप, ये रेफरेंस लिया ना मैंने, क्योंकि x मैं यहाँ से तो लेके जा रहा हूँ, अच्छा हाँ सर समझा। यहाँ से, तो ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोले इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -L2, और इसके कोऑर्डिनेट 0, L1, और ये 0, 0 लिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर।
सर ये आपने जब ये सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल्स टू r tan अल्फा, हाँ बोलिए, तो क्या हुआ? सर तो ये मतलब ये जब आपने इसको डेरिवेटिव लिया ना इसका, तो फिर ये नीचे क्या किया आपने, मतलब ये डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो उसको आपने ये सब्स्टिट्यूट कैसे यहाँ किया, रख, मतलब यहाँ समझा रखो, नहीं। देखो ना, एक्स हाँ की वो, वैल्यू रखोगे ना आप वहाँ, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा मिलेगा आपको यहाँ। हाँ तो उसमें से मैंने आर स्क्वायर को बाहर लिया तो आर क्यूब मिलेगा, हाँ आर क्यूब हो गया, हाँ फिर और वन tan प्लस स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर अल्फा मिलेगा, हाँ उसकी फिर पावर उसका 3/2, क्यूब। तो सेक क्यूब हो जाएगा ना। हाँ सर, हो गया सर। अब यहाँ लिमिट लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली ई एक्स इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा L1 बाई रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस L2 बाई L2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये लिख लिया। हाँ सर, नेक्स्ट हमारे पास में ई वाई इक्वल टू माइनस डी ई साइन थीटा, है ना। तो रख देंगे ए वाई इक्वल टू माइनस डी को क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स बाई रूट, ये 3/2 जाएगा। इसको इंडिकेट करेंगे माइनस L2 टू L1। तो यहाँ तो देखो नीचे अपने को जो वैल्यू है ना उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कितना आ जाएगा देखो, ये तो हो जाएगा माइनस लैम्बडा, और नीचे होगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस L2 टू L1, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2t। तो हमारे पास आ गया x dx की वैल्यू क्या आ गई, t dt है। तो हमारे पास y इक्वल टू जाएगा माइनस लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया t dt, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये हाँ t क्यूब मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/t स्क्वायर का क्या होगा 1/t। लिख लो इसको पहले।
हाँ सर। लिख लिया ना? अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास ये तो प्लस हो जाएगा यहाँ, तो ई वाई इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये माइनस L2 टू L1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट L2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ए वाई इक्वल टू हो गया, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा हमारे पास में आर बाई रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर बाई रूट L2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। ये लिख लो, तुम्हारे पास है ये फॉर्मूला, याद रखिए। और ये याद नहीं रखना तो एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, वो याद रखिए। हाँ सर लिख लिया। तो ये हमारे पास में आ गया। अब समझते हैं, देखो कैसे। इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ये लेंथ L1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये L2 है। ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। और ये P और पॉइंट O के बीच की डिस्टेंस अपने को दे रखी, जो कि R है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन में मिल रहा है अपने को, और एक इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है वो, ठीक है ना। तो EX अपने को पता है, EY पता है। तो अब यहाँ देखो ध्यान से कि cos थीटा 1 सॉरी sin थीटा 1 इक्वल टू क्या है यहाँ, L1 बाई रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा 2 इक्वल टू L2 बाई रूट L2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू R बाई रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos बीटा इक्वल टू R बाई नहीं L1 ये L1 होगा, है ना, और ये L2 होगा बाई रूट L2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हाँ सर। और cos थीटा 1 इक्वल टू क्या है, R बाई रूट L1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा 2 इक्वल टू R बाई रूट L2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लो पहले।
लिख लिया? लिख लिया क्या? इसके बाद हाँ भी सर। क्लास है क्या अभी आप लोगों की? नहीं सर। नहीं है सर। लिख लिया नहीं? हाँ सर, हो गया। भाई सबने लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ देखो आप, वो जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले पे जाओ, जो ए एक्स और y का फॉर्मूला हमने निकाला था, ये फॉर्मूला यहाँ है ना? तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास में ये है और एक ये है ना? तो देखो यहाँ से अब ए एक्स को क्या लिख सकते हो आप? लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये लिखोगे। तो एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये फॉर्मूला भी याद नहीं करो, मैं तो इसलिए दे दिया कि मान लो आता है तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, यानी ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ? cos अल्फा प्लस cos बीटा, और ए वाई इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। यानी कहने का मतलब है कि यही याद रखो। ठीक है? एक फॉर्मूला वैसे तो ये भी होता है। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, ये जो एंगल है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दरअसल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा, वो दरअसल हमेशा इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का हाफ होगा वो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलेगी यहाँ, उसके एंगल बाइसेक्टर पे होगा। किस पर होगा? एंगल बाइसेक्टर पर। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है यहाँ, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिलेगी है ना, वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे मिलेगी, यानी इस डायरेक्शन में। यानी ये जो एंगल है, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 होगा। तो ये ध्यान रखना है इस पॉइंट का भी। ये तो खैर अभी आगे बता दूंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो।
यस सर। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट वायर है, मान लो, जो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इनफाइनाइट वायर है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को दिया हुआ है। तो अभी इस केस में अगर किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो, क्योंकि जो वायर है, तो यहाँ देखो, अगर ये फाइनाइट होता तो हम इसको यहाँ से मिलाते ना, इसको यहाँ से मिलाते, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है, तो क्या करेगा? इसका मतलब अगर ये यहाँ भी साइज का होता तब भी आप इसको इससे मिलाते। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली एंगल क्या कर रहा है, देखो ये बढ़ता जा रहा है ना, ऐसे मिलाते जाते। तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ, θ1 = π/2, और जो अल्फा एंगल है वो क्या होगा वहां उस केस में, 0 है ना। यहाँ भी ऐसा बढ़ता जा रहा है, देखो आप, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा यहाँ, यानी ये वाला एंगल की बात करेंगे, θ2 = π/2, लेकिन बीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ, 0। तो आप यहाँ देखोगे अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन मिल जाएगा आपको, Ex = E क्या मिलेगा, λ/2πε0 r। आप रख के देखो ना वहां, और साथ में ये भी समझ सकते हो यहाँ, मतलब एक तरह से L1 L2 क्या है, ग्रेटर देन R है। तो जो पहला फॉर्मूला था उसमें निकाल के देखो, तो L1 L2 को बाहर निकाल लो, तो R² का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर का मतलब ये सिग्निफिकेंस है, मतलब इसका भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो मतलब ये हुआ कि L1 L2 के कंपैरिजन में R काफी स्मॉल है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर ऐसा थोड़ी कि मतलब बहुत इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी पे जा ही रहा वायर, ये मतलब नहीं है। मतलब ये हुआ कि L1 L2 R के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो हम लोग उसको समझ लेते हैं कि इनफाइनाइट वायर है, या लॉन्ग वायर भी बोलते हैं उसको हम लोग। ये बात समझ में आ गई। और EY क्या हो जाएगा इस केस में, 0 आ जाएगा, रख के देखो। यानी वायर के परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ देखो एंगल बाइसेक्टर पे जो है, इन दोनों, ये दोनों जो जा रहे हैं डॉटेड लाइन में बता रहा हूँ, ये इन्फिनिटी जाके एंड पॉइंट को मिलेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो इसका एंगल बाइसेक्टर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? हाँ सर। ये जो बाकी लोग है क्या है, उन्होंने छोड़ दिया क्या, संन्यास ले लिया क्या वो? कि समझ में आ गया कि कुछ नहीं हो सकता? लिख ले। हाँ सर। हाँ हाँ अब सर। सर, अगर लिख। मान लो सेमी इनफाइनाइट है, मान लो, तो इसमें दो केस ले लेता हूं मैं। पहला तो ये केस है, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो आप तो सीधा ये वाला याद रखो कि जैसे इसको मिलाया हमने ना, तो ये एंगल कितना हो गया यहाँ देखो, अल्फा π/2 ना, क्योंकि अपने को दोनों एंड को मिलाना होता है ना इस पॉइंट को। तो और दूसरा एंड का मिल रहा है इन्फिनिटी पे,
यानी बीटा क्या हो गया 0। तो आप इस केस में देखोगे कि एक इधर मिलेगा अपने को ए वाई जो कि आ जाएगा रखूँगा तो लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक ये आ जाएगा ए एक्स कितना होगा लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वापस से देखो इन दोनों को मिलाओ, एंगल कितना है इनका 90 डिग्री, इसका मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर पे तो है ये, देखो आ रहा है 45 पे तो होगा। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा अपना, लिख लो इसको। लिख लिया भाई? हाँ सर। अब जैसे इसका बी पार्ट में क्या है कि मान लो ये वायर यहाँ ही तक है, इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ तक ये, लेकिन ये पॉइंट हो, लेकिन पॉइंट पी यहाँ है, तो क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ये आर होगा, तो ये एंगल देखना है अपने को, ये एंगल अल्फा है। अब आप कहेंगे सर ये मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला क्यों बोला, क्योंकि देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्योंकि इस एंड को इस एंड से मिलाना है ना, इस एंड को इस एंड से मिलाना है, और इसी एंड को आपको इस एंड से मिलाना है, तो इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है ऐसे। तो यहाँ तो सीधा दिखे आपको बीटा इक्वल टू क्या है 0 है। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर थीटा 1 थीटा 2 वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो ये तो हमारे पास में थीटा 1 ही है, लेकिन थीटा 2 कैसे देखोगे अब इसमें? वैसे तो ये है थीटा 2 माइनस थीटा 1 दिखेंगे। ये पूरा थीटा 2 ये हाँ, वाला हुआ वही। हाँ, है ना, सॉरी थीटा ये तो थीटा 2 हुआ, वो थीटा 1 ये वाला हुआ। तो इतना कंफ्यूजन कहीं क्रिएट करना है, सीधा सीधा ये ले लो ना, क्योंकि ये डिस्टेंस ये एंगल ही तो लेते हैं हम लोग, रॉड या जो वायर है और ये जो कनेक्ट करने वाली लाइन है इसके बीच का ये एंगल ही तो लेते हैं, यानी ये वाला एंगल लेते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें, तो उधर बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये EX है और ये EY है, तो कितना हो गया भाई, EX कितना हो जाएगा हमारे पास में, क्या था, तो लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो EX कितना था, क्या दे रहा था वो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा जा रहा था ना। हाँ सर। हाँ cos अल्फा प्लस 1 हो हाँ। जाएगा। तो ये तो 1 हो गया ना। सर अल्फा का वैल्यू क्या है? सॉरी, तो अल्फा का वैल्यू 1 क्यों होगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा 1 प्लस कोस अल्फा ना, जहाँ अल्फा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ सर। तो अल्फा जैसे मान लो 120 हुआ तो माइनस हाफ होगा तो हाफ आ जाएगा। उसी तरह ई बाई तो लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो क्या लिखेंगे साइन, है ना, तो साइन अल्फा, और वो तो 0 ही हो गया, तो ये आ गया आंसर हमारा। क्लियर है? हाँ सर। तो ऐसे ही करना। चलो फिर आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले उसका करूँगा केटीजन थर्मो का पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 2 हो गया सर। किसका? अच्छा पार्ट 3 पार्ट 4 करना है उसका, पार्ट 2 तो हो गया डिस्कस। ठीक है सर। चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ओके ओके, बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।